हिंदुस्तानी मुसलमानों की पर्टिकुलरली और जनरली दलितों की और मार्जिनलाइज्ड एंड डिप्राइव्ड क्लासेस की ये बहुत बड़ी बदकिस्मती इस मुल्क में कायम हुई है कि अब उनको कम्युनलिज्म के नाम पर भी वोट देना पड़ेगा। उन्होंने बीजेपी के बारे में भी ये कहा कि उनके भी अच्छे उम्मीदवार हों तो उनको भी दो। तो अगर आप ये कहें, इसका मतलब ये लें कि मदनी साहब ये कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट दो, तो ये तो मुनासिब बात नहीं होगी। इसी तरीके से उन्होंने एमआईएम के लिए भी कहा कि उनके जो अच्छे उम्मीदवार, तो ये तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट किसी के बारे में भी कहा। सेकुलरिज्म अभी मुकाबले में नहीं है। अभी जो मुकाबला इलेक्शन में पर्टिकुलरली जो मुकाबला हो रहा है वो फाशिज्म और कम्युनलिज्म के बीच हो रहा है। और मैं तो ये जिन मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं तो किसी को भी सेकुलर नहीं मानता। किसी के क्रेडेंशियल सेकुलर नहीं है, ना समाजवादी पार्टी के हैं, ना आरएलडी के हैं, ना बीएसपी के हैं, ना कांग्रेस के हैं। तो जब वो सेकुलर नहीं है तो बस इतना ही फर्क है कि बीजेपी कम्युनली फासिस्ट है, फाशिज्म उनके साथ जुड़ा हुआ है। इन लोगों ने अभी फाशिज्म को अपनाया नहीं है, लेकिन कम्युनल तो बहरहाल है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त पूरा का पूरा बीजेपी के हाथों में है। वो जो नैरेटिव डेवलप करते हैं मीडिया के जरिए वही नैरेटिव होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मुस्तफ़ा कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ है मारूफ दानिश्वर स्कॉलर और सियासी रहनुमा जनाब डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब। कुछ दिनों पहले आपने SDPI से इस्तीफ़ा भी दिया है और मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का सदर है। चुनावी मैदान के एक्सपर्ट माने जाते हैं, यानी जो जिसको आप कहते हैं कि जो इलेक्शन के एक्सपर्ट हो। उत्तर प्रदेश चुनाव आ चुका है, सब कुछ हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश चुनाव पर तज्ज़िया करेंगे, बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब मिल्लत टाइम्स में आपको सबसे पहले यही जानना चाहेंगे आपसे कि उत्तर प्रदेश में आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी अगली बार? देखिए, सरकार तो 10 मार्च को पता चलेगा किसकी बनेगी, लेकिन जो अंदाजे हैं, अंदाजे कायम किए जाते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्टेप्स होते हैं। अभी जिस अंदाज से भारतीय जनता पार्टी ने अपने फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है, जाटों को, बीजेपी की जो जाट थे उनको घर बुलाया है, या अमित शाह डोर टू डोर जा रहे हैं और थूक लगा के पम्फलेट बांट रहे हैं तो वो सबको दिखाई दे रहा है कि अब डोर टू डोर मुल्क का वज़ीर दाखिला डोर टू डोर जाए जी। तो अंदाज़ा होता है कि पार्टी को ये मालूम है, भारतीय जनता पार्टी को, कि वो ये इलेक्शन लूज़ कर रहे हैं। तो ये तो तकरीबन पहले और 2 फेसेस के पोलिंग के दिन ही पता चल जाएगा 130 सीटों पे कि भारतीय जनता पार्टी कितनी लूज़ कर रही है। आज की तारीख़ में जो हमारे भी इवेलुएशंस हैं और बीजेपी के भी इवेलुएशन हैं, पहले फेज़ की 58 सीटों में से 52 सीट जीती थी बीजेपी ने 2017 में। वो ये कहते हैं कि अभी हम सिर्फ 40 जीत पा रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि 25-30 से ज़्यादा नहीं जीत पा रहे। तो ये अंदाज़ा, इस रेशो में आप 7 फेसेस में जाएं तो अंदाज़ा हो रहा है कि बीजेपी 160-70 सीटें बमुश्किल तमाम कर जीत पाएगी। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों का हमेशा अहम किरदार रहा है। 20% मुसलमानों की आबादी है। अगर तमाम सीटों का तज्ज़िया ले तो आपके अंदाजे तज्ज़िये के मुताबिक कितनी सीटें हैं और उन सीटों पर मुसलमान कितना असरअंदाज हो सकते हैं? देखिए, 140 सीटें हैं, उनकी फहरिस्त है मेरे पास, और इनमें 25% से ज़्यादा मुस्लिम वोट है। 140 सीटें हैं, जिनमें 25% से 70% तक मुस्लिम वोट की सीटें हैं। तो ये वो सीटें हैं जिन पे खुद से मुसलमान सिंगल वोट से भी कुछ सीटों पे, इनमें से 40 के करीब सीटें तो वो हैं, जो सिंगल 40 के करीब सीटें हैं जो अकेले मुसलमान जीत सकते हैं। मतलब 45% सब ऑफ मुस्लिम वोट। जी हाँ। और बाकी सीटों पे किसी भी दूसरे को साथ में अगर मिला के चलें, किसी पावरफुल फोर्स को, तो 150 सीटें मुसलमान या मुसलमानों की पार्टी जो संजीदगी से काम करे, जिस तरीके से सियासत में, इलेक्शन में काम करने का तरीक़ा होता है, वैसे काम करें तो 150 के करीब सीटें मुसलमानों की हिमायत से जीती जा सकती हैं। तस्लीम रहमानी साहब, ये जो वेस्ट यूपी है, यहाँ मुसलमानों की आबादी तकरीबन 27 से 30% है वेस्ट यूपी में, और जाट भी 17-18% है। तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो 50% तक का आंकड़ा छू जाता है, या 45 तो है ही। तो आपको क्या लगता है वेस्ट यूपी में कुल कितनी सीटें आ जाएंगी इन सेकुलर पार्टियों की? देखिए, अभी जो मैंने अर्ज़ किया कि पहले 130 सीटें हैं वेस्ट में, 130 से ज़्यादा ही हैं, तो 55 और 58 इस फेज़ में है, 55 अगले फेज़ में है, फिर थर्ड फेज़ की में कुछ सीटें जाएंगी। तो अब मैंने अर्ज़ किया कि तकरीबन 30 तो यहीं जीत रहे हैं, ये इस फेज़ में, फर्स्ट फेज़ में।
अगले फेस में और ज़्यादा स्ट्रांग है मुस्लिम प्रेजेंस। सहारनपुर, सहारनपुर, अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर तक, संभल, तो उसमें और भी ज़्यादा है। तो वो 35 के करीब वहाँ से थी। तो यहाँ और फिर जो थर्ड फेज़ की जो मुस्लिम सीटें हैं वो सेंट्रल यूपी से मिली हुई सीटें हैं, वहाँ ये कुल मिला के हम 70 के करीब सीटें, ये 135 140 में से 70 के करीब ये सीटें जीती जा सकती हैं, आरएलडी, समाजवादी, बीएसपी मिला के। ये जो ईस्ट यूपी का है, वहाँ मुसलमानों की आबादी का क्या रेशियो है? ईस्ट यूपी में सेलेक्टिवली कम है, वेस्ट यूपी के मुकाबले में एरिया कम है और तो कुछ वोट भी कम है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ बड़े बड़े पॉकेट्स हैं, मुसलमानों के अपने पॉकेट्स हैं। जैसे डुमरियागंज का पॉकेट है, बस्ती है, खलीलाबाद है, और फिर उधर गोरखपुर के पास में महाराजगंज का पूरा का पूरा एक हिस्सा है, तुलसीपुर है, पिपरिया है, ये इतनी बहुत सारी सीटें वहाँ हैं। अब जैसे वो पीस पार्टी के खलीलाबाद था, तो ये पूरा जो ईस्ट यूपी का बेल्ट है, ख़ुद रायबरेली में तिलोई की सीट तो मुस्लिम डोमिनेटिंग सीट है, इलाहाबाद में कोशाम्बी वगैरह की सीट है, एक इलाहाबाद की सीट है, फिर चायल की सीट है, ये सब मुस्लिम डोमिनेटिंग सीटें हैं। तो अगर यहाँ पर हैं 50-60 सीटें, तो वहाँ भी 30-40 सीटें ऐसी हैं जो बहुत डोमिनेट करते हैं, जहाँ पर मुसलमान। ईस्ट यूपी में भी 30-40 सीटें मुस्लिम डोमिनेट बिल्कुल हैं, बिल्कुल है। अब उसकी पूरी तफसील फेरिस्त मुसलमानों का वोट उत्तर प्रदेश में किस पार्टी को जा रहा है? कांग्रेस, समाजवादी अलायंस, बीएसपी या फिर एमआईएम? देखिए, बाय एंड लार्ज तो मुसलमानों का जहन तो बना ही हुआ है। ये तो अब एक ओपन ट्रूथ है कि मुसलमानों का जहन बीजेपी को हरा सकता है। नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई और ये बहुत ही गलत हिकमत अमली थी, हमने हमेशा इसकी मुखालफत की। लेकिन अभी मुसलमानों का जहन बना है कि वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी को वोट करेंगे। मगर मुझे ये लगता है कि हमने बिहार भी देखा है, हम 2 महीना बिहार में रहे उस वक्त इलेक्शन में, वहाँ भी आरजेडी को मुसलमानों ने जितना ज़्यादा वोट किया और खुल के वोट किया, हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये हिकमत अमली के एतबार से मुनासिब नहीं है मुसलमानों इस तरह वोट करना, और ऐसे ही अब यूपी में करना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये मुनासिब है। मुसलमानों को अपनी एक मखसूस हिकमत अमली बनानी चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि चाहे जो पार्टी हो, 200 का आंकड़ा जो मिड नंबर है 200 का आंकड़ा कोई पार्टी न छुए। ये इस मुल्क में, इस रियासत में मुसलमानों के हक़ में भी है और मज़लूम और महरूम और मार्जिनलाइज्ड जो क्लासेस हैं उनके हक़ में भी है कि एक हंग असम्बली बने, मुअल्लक़ असम्बली हो और किसी भी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल ना हो। आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? चूँकि मामला जो मीडिया में दिखाया जा रहा है कि समाजवादी वर्सेस बीजेपी लड़ाई है, मायावती का भी ज़मीन पर कुछ खास हंगामा नहीं है, कांग्रेस का भी एक है, प्रियंका गांधी तक जो कुछ है ज़मीन पर नहीं कि वोट उनको ट्रांसफ़र होगा। नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन होगा यही कि मुअल्लक़ असम्बली इंशाअल्लाह आएगी। उसके लिए काम कर रहे हैं, बहुत से लोग काम कर रहे हैं और मैं तो कर ही रहा हूँ बिल्कुल ज़मीनी सतह पर। मुअल्लक़ असम्बली बनाने में रोल अदा करेंगे? हम ही करेंगे इंशाअल्लाह। आप देखिए उस जिस हिसाब से सीट टू सीट एक स्ट्रेटेजी अलग अलग बनाई जा रही है, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, तो वो होगा। ये जो बाईपोलर सीन दिखाने की कोशिश की जा रही है मीडिया में कि समाजवादी और बीजेपी के बीच मुकाबला है, ये एक्चुअली हाँ, ये एक्चुअली बीजेपी की ही हिकमत अमली है। आप जानते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त पूरा का पूरा बीजेपी के हाथों में है। वो जो नैरेटिव डेवलप करते हैं मीडिया के ज़रिए, वही नैरेटिव होता है। इसमें बीजेपी का क्या फ़ायदा होगा इस तरह दिखाने में? हाँ, देखिए, जब पोलराइजेशन 2019 का इलेक्शन को अगर आप देखें, लोकसभा का इलेक्शन था, जब समाजवादी और बीएसपी ने एलआई बन के इलेक्शन लड़ा तो बीजेपी का वोट बढ़ के 50% तक गया था। 2017 के इलेक्शन में जब कांग्रेस और समाजवादी साथ में थे और कांग्रेस का बहुत इम्पैक्ट नहीं था, उस वक्त ये वोट 40% था। तो 40 से बढ़ के लोकसभा में 50% हो जाना, वो सिर्फ इसलिए हुआ कि इलेक्शन बाईपोलर था, समाजवादी और बीएसपी का गठबंधन और बीजेपी का गठबंधन। तो जब भी बाईपोलर होगा यूपी जैसी रियासत में, जहाँ पर मल्टी पार्टी पावर में रही हैं, सपा भी रही, बसपा भी रही, कांग्रेस भी रही और बीजेपी भी रही, तो 4 कॉर्नर आरएलडी और लोकल जो ओबीसी की फोर्सेस हैं, तो इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज अगर अलग अलग चुनाव लड़ेंगी तो बीजेपी का वोट शेयर हमेशा कम होगा। मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट जब भी होगा बीजेपी का वोट कम होगा और बाईपोलर वोट जब भी होगा
उसमें बीजेपी का वोट बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए, उसका वोट कम करने के लिए जो वोट तकसीम हो जाता है अलग अलग पार्टियों में, इसलिए लोग अलायंस भी करते हैं और हर चुनाव में अलायंस की बहुत ज़्यादा अहमियत भी होती है। जो पार्टी अलायंस में शामिल नहीं होती है बहुत ज़्यादा उसकी तनकीद भी की जाती है। देखिए, स्टेट टू स्टेट हालात अलग होते हैं। उत्तर प्रदेश की सूरत यह है कि वो कास्ट बेस पोलिंग करता है, हमेशा करता है। बिहार भी करता है, तो बिहार और यूपी में ये एक सिमिलरिटी है। ये सिमिलरिटी आपको बंगाल में नहीं मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। जब तक ये कास्ट बेस रहेगा इलेक्शन, तो इसमें बाइपोलर होने का सारा फेवर बीजेपी को जाएगा। और फिर जिस अंदाज से पिछले 30 साल में बीजेपी ने कम्युनल कैंपेन किया है और जिस अंदाज से उन्होंने पोलराइजेशन किया है, उस पोलराइजिंग फैक्टर में देखिए, लोकसभा इलेक्शन में क्या हुआ, जहाँ समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था वहाँ बीएसपी का वोट शिफ्ट हो गया बीजेपी को, जहाँ बीएसपी का कैंडिडेट था वहाँ समाजवादी पार्टी का वोट शिफ्ट हो गया बीजेपी की तरफ। इसकी वजह से इनका वोट बढ़ा। लेकिन अगर समाजवादी का कैंडिडेट भी है, बीएसपी का भी है, कांग्रेस का भी है, तो वोट तो तकसीम होगा सब में, कुछ तो होगा। ये होगा ऊपर अगर पार्टियों में अलायंस हो भी जाता है तो कार्यकर्ता में, वर्कर में अलायंस नहीं होता है। ये जो एमआईएम है या पीएस पार्टी है, एसडीपीआई है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है और सारी पार्टियां हैं, तो इन सब की वजह से किसको ज़्यादा फायदा होगा, बीजेपी को या समाजवादी को? नहीं, मेरा ख्याल है कि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फ़र्क उस वक्त पड़ता है कि जब वोट किसी के हाथ में ट्रांसफरेबल वोट होता है। अभी आपने जिन पार्टियों का नाम लिया उनके हाथ में ट्रांसफरेबल वोट नहीं है। मसलन पीस पार्टी या मुस्लिम मजलिस या इंडियन नेशनल लीग या मुस्लिम लीग या उलमा काउंसिल, इस टाइप की पार्टियों के हाथ में कोई भी वोट नहीं है, कहीं कोई वोट नहीं है। अब एमआईएम एक वोट शेयर ले रही है, यकीनन उनका जो, उनकी पार्टी के प्रेसिडेंट असदुद्दीन अवैसी साहब का जो ग्लैमरस फेस है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम यूथ को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन यूथ को अट्रैक्ट करने से उनके पास जो वोट आ रहा है वो एक नेगेटिव वोट है जो उनको मिलेगा, लेकिन वो इम्पैक्टफुल होगा ये कहना अभी बहुत कबल अज़ वक्त है। क्योंकि हमने बिहार में देखा कि उनका जितना बड़ा चेरिज्मा था, जो जितना बड़ा ग्लैमर था, उस अंदाज में वो 5 सीटें जो उनको वहाँ सीमांचल में मिली वो अपनी जगह, लेकिन बाकी जगहों पर कहीं भी 1500 से ज़्यादा वोट वो नहीं ले पाए। बिहार में उन्होंने फोकस वहीं सीमांचल में किया था, दूसरी जगहों पर तो गए भी नहीं थे वो नहीं, लेकिन इसके बावजूद 30 के करीब कैंडिडेट थे वहाँ पर। यहाँ भी, हाँ, यहाँ भी उनके कैंडिडेट इसी अंदाज से आ रहे हैं। तो बहुत ही नॉन पॉपुलर हैं कैंडिडेट्स, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में जानने वाले नहीं हैं, उनका कोई ग्राउंड पे नेटवर्क और स्ट्रक्चरिंग नहीं है। देखिए, आबशार जब बह रहा होता है, झरना जब बह रहा होता है, उसके नीचे अगर एक तालाब हो तो वो पानी बहते हुए झरने का उस तालाब में इकट्ठा होता है। लेकिन अगर तालाब नहीं है तो वो पानी, झरना तो बहेगा, आबशार तो रहेगा, बहुत शोर भी उसका होगा पानी के जो गिरने का हो, लेकिन चूंकि बर्तन नहीं है कोई इकट्ठा करने वाला तो सब सड़क पे बह जाएगा। यही हाल हो रहा है एक्चुअली। तो यूपी में कितनी सीट मिल सकती है एमआईएम को? मुझे अंदाज़ा नहीं है। बिहार में जैसे 5 मिली, यहाँ देखिए, अगर बिहार में जिन 5 जो सीटें मिली वो पांचों वहाँ के इस्टेब्लिश्ड कैंडिडेट्स थे बहुत पहले से। जैसे अख्तरुल ईमान वहाँ एक्स एमएलए थे, या तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटे थे जो तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश थे, एक्स एमएलए थे, तो ये इसी तरह के उम्मीदवार थे। अगर यहाँ इस तरह के कोई उम्मीदवार उन्होंने दिए जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, तो जो पोटेंशियल होंगे वो जीत जाएंगे। इसका उम्मीदवार का बड़ा रोल होगा, बहुत बड़ा रोल होगा। मौलाना महमूद मदनी साहब कभी असदुद्दीन ओवैसी की खुलकर मुखालफत करते थे, कहा कि उत्तर प्रदेश में आने नहीं देंगे। पिछले दिनों एक चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनके उम्मीदवार को भी वोट देना चाहिए अगर मजबूत कैंडिडेट है। और अब उन्हीं के घर के एक बच्चे ने एमआईएम का टिकट हासिल किया, उम्मीदवार है। तो क्या इसको ये समझा जाए कि महमूद मदनी साहब एमआईएम के अपने भतीजे को सपोर्ट कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने एमआईएम के ताल्लुक से सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए। मैं तो बहुत ज़्यादा जानता नहीं एमआईएम के इन कैंडिडेट को, लेकिन जो ख़बरें पढ़ रहा हूँ और दूसरी जगहों से इत्तलात आ रही हैं, उनका कोई बहुत अच्छी छवि देवबंद में तो नहीं है, जहाँ तक मुझे लोगों ने बताया, वल्लाह आलम बिस्सवाब। लेकिन बहुत अच्छी छवि मुझे उनकी बताई नहीं गई, एक बात। दूसरी बात, तो ख़ानदान के तो मदनी ख़ानदान ही काफ़ी है। ख़ानदान में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं बहरहाल। लेकिन मदनी साहब ने जो बयान दिया था वो एक जनरल, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट था, वो कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं था। ना वो हिमायत थी, ना वो मुखालफत थी, वो एक न्यूट्रल स्टेटमेंट था।
उन्होंने बीजेपी के बारे में भी ये कहा कि उनके भी अच्छे उम्मीदवार हों तो उनको भी दो। तो अगर आप ये कहें, इसका मतलब ये लें कि मदनी साहब ये कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट दो, तो ये तो मुनासिब बात नहीं होगी। इसी तरीके से उन्होंने एमआईएम के लिए भी कहा कि उनके जो अच्छे उम्मीद, तो ये तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट किसी के बारे में भी कहा पता रास्ता हमवार करना, जहन बनाना, अब डायरेक्ट तो सपोर्ट कर नहीं कर सकते हैं, तो अच्छे उम्मीदवार उनको दीजिए और उसके बाद उन्हीं के घर का एक बच्चा टिकट लेकर आता है देवबंद में। तो क्या आपको लगता है कि मदनी साहब बीजेपी के लिए भी माहौल साजी कर रहे हैं? उन्होंने तो कहा सियासी तज्ज़िया निगार आप हैं। उनके कहने का ये मतलब अगर निकाला जाए तो फिर तो ये भी होगा कि वो बीजेपी के लिए माहौल साजी कर रहे हैं, और ये भी होगा कि एमआईएम के लिए वो, तो फिर ये भी कहा जाएगा कि कर दे माहौल साजी, तो उसमें गलत क्या है? अब ये जैसे तो कांग्रेस एक पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बीजेपी भी एक पार्टी है, और अगर बीजेपी से प्रॉब्लम है तो सारी पार्टियों ने मुसलमानों को जख्म दिए हैं। बीजेपी तो पिछले कुछ साल 5-6 साल इक़्तिदार में रही है, या अब है 2014 से। देखिए, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक चैनल के साथ बात करते ये कहा था कि सेकुलरिज्म अभी मुकाबले में नहीं है। अभी जो मुकाबला इलेक्शन में पर्टिकुलरली जो मुकाबला हो रहा है वो फाशिज़म और कम्युनलिज़म के बीच हो रहा है। और मैं तो ये जिन मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैं तो किसी को भी सेकुलर नहीं मानता, किसी के क्रीडेंशियल सेकुलर नहीं है, ना समाजवादी पार्टी के हैं, ना आरएलडी के हैं, ना बीएसपी के हैं, ना कांग्रेस के हैं। तो जब वो सेकुलर नहीं है तो बस इतना ही फ़र्क है कि बीजेपी कम्युनली फासिस्ट है, फाशिज़म उनके साथ जुड़ा हुआ है। इन लोगों ने अभी फाशिज़म को अपनाया नहीं है, लेकिन कम्युनल तो बहरहाल हैं। लोग तो आ रहे हैं उनके टूट के, आरएसएस के लोग आ रहे हैं, उनको टिकट दे रही है समाजवादी पार्टी। इसीलिए मैंने कहा कम्युनल है ना, तो उनका जो फाशिज़म का एटीट्यूड बीजेपी में होता है वो यहाँ कम्युनल एटीट्यूड रहेगा। इसीलिए मैंने कहा सेकुलरिज्म तो मुकाबले पे है ही नहीं, मुकाबले पे कम्युनलिज्म, यानी जिसे सॉफ्ट हिंदुत्व लोग कहते हैं या हार्ड हिंदुत्व कहते हैं। तो मैं तो हिंदुत्व को सिर्फ हिंदुत्व मानता हूँ, नीदर सॉफ्ट नॉर हार्ड। तो जब हिंदुत्व मौजूद है हर पार्टी में, तो कोई अगर सॉफ्ट है तो वो कम्युनल है, और वो बिल्कुल हार्ड है, थप्पड़ मार के वोट लेना चाहता है, एकदम मार्जिनलाइज करके और फोर्सफुली अपनी आइडियोलॉजी को कोई इम्पोज करना चाहता है, वो फासिस्ट है। तो फाशिज़म और कम्युनलिज्म के बीच अब एक इंतखाब करना है, और ये हिंदुस्तानी मुसलमानों की पर्टिकुलरली और जनरली दलितों की और मार्जिनलाइज्ड एंड डिप्राइव्ड क्लासेस की ये बहुत बड़ी बदकिस्मती इस मुल्क में कायम हुई है कि अब उनको कम्युनलिज्म के नाम पर भी वोट देना पड़ेगा। तो डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब को आपने सुना कि इस वक्त जो लड़ाई है कम्युनलिज्म में और फाशिज़म में, सेकुलरिज्म लड़ाई और मुकाबले से बाहर है। बीजेपी या कौन सबसे बड़ा हिंदू है, कौन हिंदुत्व का लंबरदार है, इसी में मुकाबला हो रहा है। तस्लीम रहमानी साहब के आखिरी जुमले से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। उत्तर प्रदेश पर लगातार हमारी कवरेज जारी है। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com